अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये हमारा चैप्टर देख लें या फिजिक्स में हम देख लें तो ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। अगर हम फैराडेज लॉ के बारे में देखें तो ये हमें साइंटिस्ट ने दिया था जिनको हम फैराडे कहते हैं। इन्होंने अपने इस्लाम में हमें बहुत सिंप्लीफाइड या बहुत आसान करके बताया था कि जब भी हम किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हैं तो कॉइल के फ्लक्स को चेंज करने से वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर आप जिस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर रहे हैं जहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो एक क्लोज कॉइल है, यानी कि वहां पर एक क्लोज सर्किट बन रहा है, तो उस सर्किट में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जहां जहां पर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जहां जहां पर चार्जेस मूव करते हैं वहां पर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और जब करंट को हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको फिर फिजिक्स की उस ब्रांच को जिसमें हम करंट की स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं आसान अल्फाज में या सिंपल यूं कह सकते हैं कि फैराडे ने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफी सारी, वैसे तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन फैराडे का काम जो था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था इनका। ठीक है, सो चूंकि मैंने भी आपको बताया कि हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है और फिर हम ये जो इनका लॉ है इस पर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। अब कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है उसके लिए भी थोड़ी देर बाद हम तरीके पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लिखते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच magnetic flux of the coil changes and it produces an EMF। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का चेंज करते हैं तो इसके अंदर एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो EMF प्रोड्यूस होते हैं इसको हम इंड्यूस्ड EMF का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने बात करनी है फैराडे लॉ पर। तो फैराडे लॉ जो है ये आपको इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर फैराडे लॉ, फिर आगे चलकर हम एक और लॉ पढ़ते हैं जिसे हम लेंजेस लॉ कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम प्रोसेस पढ़ते हैं जिससे हम ईएमएफ को जनरेट कर रहे होते हैं। फैराडे साइंटिस्ट थे जिनके लॉ को हम फैराडे लॉ कहते हैं और इन्होंने अपने लॉ में हमें ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है फिर हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को देखना है तो फिर डायरेक्शन के लिए हमारा इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है लेंजेस लॉ 12.13। तो वो जो लेंजेस लॉ है वो आपको बेसिकली इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करके बता रहा होता है। ठीक है, तो फैराडे ने हमें क्या बताया था कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ या हम यूं कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज directly proportional to number of turns of the coil and rate of change of magnetic flux। ठीक है, ये जो है वो इनके लॉ की स्टेटमेंट है। इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो उसने हमें ये बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है जब भी हम रेट ऑफ चेंज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, इस रेट का मतलब होता है कि डिवाइड में हमने टी लिखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर डेल्टा साथ में लगा देंगे। इसको हमें कोई नंबर 1 कह दें, इसको हमें कोई नंबर 2 कह दें, तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के, ठीक है। और हमें पता है, हमने पढ़ा होता है फिजिक्स में कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा होता है स्टूडेंट्स, तो हम उसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं और साथ में इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने k लगाया है, k की वैल्यू 1 है, तो E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये जो इक्वेशन है इसको यूज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब जब आप फैराडे लॉ देखते हैं तो हम इसके साथ ही चूंकि लेंजेस लॉ का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो फिर आपको यही फॉर्मूला यूं भी बुक्स में लिखा हुआ नजर आता है, माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, ये जो माइनस साइन है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, और जब भी हम माइनस साइन को पढ़ा हुआ लिखा हुआ अपने सामने देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये हमें ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। और ये जो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसके लिए हम लेंजेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी सी देर के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इस डायरेक्शन यानी कि ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन है इसका क्या मतलब है और माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा होता है, हम अभी अपने टॉपिक में लेंजेस लॉ पर बात करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में। और वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लेंजेस लॉ है क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is always such as to oppose the cause that produce it, ठीक है। और that produce it का मतलब क्या है कि कॉज को अपोज करना क्या होता है कि जब भी ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है ना, तो ईएमएफ को इंड्यूस करवाने के लिए हमें कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स, कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए हमें या तो कॉइल को मूव करना पड़ता है और या तो मैग्नेट को मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, कि जो भी चीज इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा रही होती है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोज करने वाली होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में हम आगे चलकर लेंजेस लॉ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इस लाइन का अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट का मतलब क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक फैराडे लॉ था, इसको पहले मैं समराइज कर दूं, फिर मैं आगे चलकर इसकी आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगी। आज का टॉपिक हमारा फैराडे लॉ था। फैराडे लॉ हमें चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता चलता है, तो हम इसका नाम जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे चलकर हम अभी एक्सपेरिमेंट्स में बात करेंगे। तो कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से जब वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर वो सर्किट क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, तो फिर उस सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। यानी कि ईएमएफ के साथ साथ करंट भी एसोसिएटेड होता है। फिर हमारा टॉपिक चूंकि फैराडे लॉ था, तो फैराडे लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैथमेटिकली हम देखें तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये मिलता है। सम बुक्स में इसी फॉर्मूले के साथ साथ हमें ये वाला फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलता है। इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। इस नेगेटिव साइन वाली ऑपोजिट डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लेंजेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट वाली बात अगर अभी आपको मुश्किल लग रही है, तो थोड़ी सी देर बाद या नेक्स्ट डे हम लेंजेस लॉ को, या नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंजेस लॉ को बड़े डिटेल से स्टडी करेंगे, तो आपको ये वाली बात ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो अभी यहाँ से आगे चूंकि हम फर्स्ट ईयर में नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि आप फ्लक्स को कैसे चेंज करेंगे, तो उस कैसे का जवाब जो है वो हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में मिलता है, ठीक है। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगी। और उसके लिए हमने एक कॉइल ले लेनी है। सबसे पहले जो हमने इसके पार्ट्स लेने हैं वो हमारे पास एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है।
और हमने पढ़ा होता है स्टूडेंट्स के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जो है वो एंटर हो जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ हमने जो है वो यहाँ पर एक कॉइल प्लेस कर देनी है और कॉइल को हमने आगे चलकर एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर देना है। गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करने का मकसद ये है कि अगर कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उस करंट को चेक करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब गौर से आपने देखना है कि इसके 3 पॉइंट्स है। नंबर 1 क्या है कि व्हेन there is no motion between coil and magnet, no EMF is generated. अच्छा, when there is no motion between coil and magnet का मतलब ये है कि देखिए अभी आप देखें इस स्टेज पर तो आपने मैग्नेट को एक जगह पर स्टेशनरी रखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 है। इसी तरह कॉइल को भी आपने एक जगह पर स्टेशनरी रखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 है। अब जब दोनों मूव नहीं कर रहे हैं तो देखिए इस कॉइल में से इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और अभी अगर आप देखें तो इस कॉइल में से मैग्नेट की 3 फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इसका मतलब है कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो गया। और से बात को सुनना है, जब ना तो मैग्नेट मूव कर रहा है ना तो कॉइल मूव कर रही है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स इन दोनों का तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। फ्लक्स तो तब चेंज होगा जब पहले इसमें से 3 लाइंस पास कर रही हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं वो या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए। चेंज होने का ये मतलब होता है ना, जब चेंज नहीं हो रही यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब है ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस कब होता है? जब फ्लक्स चेंज करता है। अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं कर रहा इसका मतलब है नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, ठीक है। फिर वो हमें पॉइंट नंबर 2 में क्या बताता है कि इफ कॉइल is moved towards or away from the magnet, then flux changes and EMF is produced। अब देखें कॉइल को अगर आप करीब मूव करके आ रहे हैं या दूर मूव करके जा रहे हैं, तो अब देखें ये कॉइल है ना, अगर आप इस कॉइल को यूं करीब मूव करके आएंगे ना तो ये जो मैग्नेट में से निकलने वाली फील्ड लाइंस है ना, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि पहले 3 लाइंस पास हो रही है तो जैसे जैसे आप इसको करीब लेकर आएंगे इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कॉइल को करीब लेकर आएंगे ना तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ जाएंगी। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ जाएंगे इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ गया इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जैसे स्टूडेंट्स हम इस कॉइल को दूर लेकर जाएंगे ना, थोड़ा और दूर लेकर जाएं, तो हो सकता है पहले अगर 3 लाइंस पास हो रही है तो दूर लेकर जाने से अब 2 लाइंस पास होना शुरू हो जाए। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर हमारे पास एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि अब आप कॉइल को स्टेशनरी रखें लेकिन मैग्नेट को मूव करें। इफ मैग्नेट इज मूव्ड towards or away from the coil, then EMF is also generated। कि अगर आप मैग्नेट को कॉइल के करीब या कॉइल से दूर मूव करना शुरू करें तो फिर इस केस में भी हमारे पास ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि अगर आप मैग्नेट को कॉइल के करीब करेंगे तो फिर वही बात है कि मैग्नेट के करीब जाने से जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से पास करेंगी। जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इसका मतलब है फ्लक्स चेंज हुआ। कैसे? फ्लक्स बढ़ गया। जब फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और जैसे ही आप इस मैग्नेट को दूर मूव करना शुरू करेंगे इसका मतलब है पहले के मुकाबले में कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। और जब कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इसका मतलब है फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स कम हो गया इसका मतलब है फ्लक्स चेंज हो गया और चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पर अगेन एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। पहले इसे बुक से देख लेते हैं फिर हम अगले 2 एक्सपेरिमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 235 है, फैराडेज लॉ की हेडिंग दी हुई है। अगर आप देखें तो सबसे पहले उसने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताया हुआ है कि ये फिनोमेना है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फिर देखें तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म है और पेज नंबर 236 पर इसकी जो मैग्नीट्यूड है
E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये वाली इक्वेशन आपको डिराइव करके बताई गई है और लिखा हुआ है कि जी द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट इज used to determine magnitude of induced EMF. The induced EMF always opposes the change in magnetic flux. The direction of induced EMF is given by Lenz's law. और फिर इक्वेशन में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। और फिर वो बता रहा है कि नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। अब देखें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एक ही बात है। क्यों? ये दोनों वर्ड्स हम साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। क्यों साथ साथ इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको बताया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। और जहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, अगर वो या जिस कॉइल में आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, अगर उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक क्लोज सर्किट या क्लोज लूप बन रहा है तो फिर वहां से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और वहां से जो करंट फ्लो करना शुरू करता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने आपको एक कॉइल और मैग्नेट बताया हुआ है और कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल द गैल्वेनोमीटर शो नो करंट। और जब गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं करेगा इसका मतलब है इसके अंदर ना तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना तो करंट इंड्यूस हुआ। फिर कह रहा है कि जी केस नंबर 2 में कि व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इंड्यूस करंट फ्लो इन द कॉइल। और लास्ट में कह रहा है कि व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल अगेन magnetic flux changes EMF induced and induced current flow in the coil but in opposite direction। अब देखें ये बात मुझे यहाँ पर आपको बतानी भूल गई, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कॉइल को टूवर्ड्स मूव करेंगे या अवे मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होगा। अगर कॉइल को टूवर्ड्स मूव करने की वजह से करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो जैसे ही आप कॉइल को दूर मूव करेंगे यानी कि डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो करंट जरूर प्रोड्यूस होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। गैल्वेनोमीटर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसी तरह से मैग्नेट को टूवर्ड्स या अवे मूव करने की वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, करंट भी जनरेट होगा। लेकिन अगर टूवर्ड्स मूव करने की वजह से करंट पॉजिटिव साइड पर मतलब गैल्वेनोमीटर आपको पॉजिटिव साइड पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो जब आप दूर मूव करेंगे तो आपको गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड पर डिफ्लेक्शन शो करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल हमारी रोटेट कर रही है तो फिर उस केस में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ठीक है। और वो हमें कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को जब हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। और इनटू द प्लेन है तो हमारे पास वो आपको बता रहा है कि एक कॉइल है, आपने इस तरह से प्लेस किया हुआ है और कॉइल जो है वो इसके अंदर रोटेट कर रही है और उस कॉइल को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, ऐसा ही है ना जी। कॉइल को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब वो आपको ये बता रहा है कि इस केस में रिलेटिव मोशन की वजह से ड्यू टू द, मैं इस बात को लिख लेती हूँ, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF is generated। और फिर अगर किसी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि रिलेटिव मोशन का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया, कि देखिए रिलेटिव मोशन तब इस्तेमाल करते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पेक्ट से कॉइल मूव करे या कॉइल की रिस्पेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हो तो हम कहते हैं ये दोनों के दरमियान में रिलेटिव मोशन है। और जब ये दोनों चेंज, इनमें से कोई भी एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज हो जाएगी तो चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहां से एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और ये जो इफेक्ट है ना कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स एन ईएमएफ, इसको हम जनरेटर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, आपने ये याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जनरेटर इफेक्ट क्या है और उसके जरिए से ईएमएफ कैसे जनरेट होती है या इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होता है। तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने क्वेश्चन में लिख देंगे। अब देखें एक्सपेरिमेंट लिख देंगे तो कैसे यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है कि देखें इनिशियली ये जो कॉइल है ना ये यूं रोटेट कर रही होगी ना, यूं रोटेट कर रही होगी। जैसे देखें ये मार्कर अगर हम एक कॉइल कंसिडर कर लेते हैं, देखिए ये मार्कर यूं 360 डिग्री पर रोटेट कर रहा होगा,
ऐसा ही है। इसका मतलब है जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, आप इधर गौर से देखते जाना। देखिए इनिशियली अगर हमने कॉइल को यूं प्लेस किया हुआ है ना, और कॉइल को यूं प्लेस करने की वजह से अगर आप एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से है, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। और ये जो कॉइल जब आपने यूं इस तरह से कॉइल को आपने रखा हुआ है इस तरह से, तो देखें ये जो एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन भी उधर को है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फिर हम यूं कह सकते हैं ना कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा 0 है। तो हम कहेंगे फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा बी ए कॉस 0, तो फाई मैग्नेटिक आ जाएगा बी ए, यानी कि आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इनिशियली कॉइल यूं थी। अब जैसे ही कॉइल ने रोटेट करना है तो देखिए कुछ देर के बाद कॉइल यूं हो जाएगी। जब कॉइल यूं हो गई है तो अब अगर आप देखते हैं तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उस तरफ को है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल की वैल्यू है वो 180 डिग्री बन जाती है, एंटी पैरेलल है ना। तो हम कहेंगे कि थीटा जो है वो 180 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो हमारे पास बी ए माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं ना, इनिशियली कॉइल को हमने यूं प्लेस किया, फिर कॉइल रोटेट होकर यूं हो गई, फिर कुछ देर के बाद कॉइल यूं हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम रिवर्स डायरेक्शन में कॉइल यूं हो जाएगी, कॉन्टिन्यूसली यूं कॉइल रोटेट कर रही है। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में यहाँ से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और ये जो ईएमएफ जनरेटेड है इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हम डेल्टा फाई की जगह पे हम लिखते होते हैं ना फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लक्स रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं डेल्टा बी या ए कॉस थीटा। कभी कभार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है और कभी कभार जो है वो बी डेल्टा ए कॉस थीटा, कभी कभार जो है वो कॉइल के रोटेट करने की वजह से एरिया चेंज हो रहा है और सम टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में वहां से हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखें तो वो कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड बाय रिलेटिव मोशन, द जनरेटर इफेक्ट। इन दिस एक्सपेरिमेंट द कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय डेल्टा बी ए कॉस थीटा during the rotation of the coil. The angle theta between magnetic field and the vector area of the coil changes. तो मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान में एंगल कैसे चेंज होता है। मैंने आपको यूं समझाया कि देखिए पहले ये है तो एंगल और था, फिर कॉइल यूं आई तो एंगल और हुआ, फिर कॉइल ने यूं रोटेशन ली और आफ्टर सम टाइम फिर कॉइल यूं हो जाएगी। 360 डिग्री पे कॉइल यूं रोटेट कर रही है, तो सम टाइम फ्लक्स मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव, डिफरेंट फ्लक्स की वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब है एंगल के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फिर वहां से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, therefore magnetic flux of the coil changes induces EMF in the coil, induced current flow through the coil and the galvanometer show deflection. This is the basic principle of electric generator. तो इसको हम जनरेटर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो हमें एक्सपेरिमेंट है, उसमें वो हमें बता रहा है कि हमने ट्रांसफार्मर इफेक्ट को स्टडी करना है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर इफेक्ट क्या होता है कि हम दो कॉइल्स लेते हैं और एक कॉइल का की मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर एक कॉइल के अंदर से करंट के फ्लो करने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास एक कॉइल ये है, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक स्विच के साथ और एक जो है वो बैटरी के साथ अटैच करते हैं, साथ में हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया होता है, और एक जो है वो हमारे पास कॉइल ये है जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया होता है जो कि हमें डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, वो आपको बताता है कि इस कॉइल का करंट चेंज होना है, इसका मतलब है इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और ये जो कॉइल है इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और इन दो कॉइल के रिलेटिव मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं, और इस इफेक्ट को स्टूडेंट हम ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो आपको बता, अब ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं, वो आपको बता रहा है कि आप क्या करें कि ये जो आपने इसके अंदर की अटैच की है ना, वो आपको कह रहा है कि जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे
जब ये की क्लोज हो जाएगी ना तो सर्किट एज अ क्लोज सर्किट बिहेव करना स्टार्ट करेगा, और जब सर्किट एज अ क्लोज सर्किट बिहेव करना स्टार्ट करेगा तो इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने देखा था, पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है। तो देखें इसके अंदर करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा कॉइल का, और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना बार बार जब इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार स्विच को क्लोज करके छोड़ दिया ना तो फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना है ना वो बार बार फ्लक्स चेंज नहीं होगा, बल्कि आपको एक कांस्टेंट करंट मिलेगा या एक कांस्टेंट फ्लक्स मिल जाएगा। कांस्टेंट फ्लक्स क्यों मिलेगा? एक दफा आपने की क्लोज की, इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। जब इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, इसका मतलब है कुछ देर के बाद फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर ईएमएफ जनरेट होना खत्म हो जाएगी। तो हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टेंटली इस की को ओपन क्लोज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप क्लोज करेंगे फ्लक्स चेंज होगा, फिर आप ओपन करेंगे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फिर क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा, फिर क्लोज करेंगे फ्लक्स चेंज, फिर ओपन करेंगे फ्लक्स खत्म। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स के चेंज करने की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके नतीजे में सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और जिसके बारे में हम बार बार लिख रहे हैं कि इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है वो हमें फैराडे ने बताया था कि E = n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो आपको बता रहा है कि जी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस एक्सपेरिमेंट टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। द प्राइमरी कॉइल P is connected in series with the battery through a switch and rheostat, while the secondary coil is connected only with galvanometer। अब गौर से अगली बात को सुनना है कि if the switch of the coil P is closed, current is induced in the coil which suddenly return to zero। क्यों? कि कुछ देर के लिए करंट फ्लो करेगा फिर रिटर्न टू जीरो हो जाएगा। When the switch is open, a current is produced in the coil in opposite direction। मतलब पहले क्लोज किया फिर ओपन किया, तो जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया इस तरह से करंट की जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होगी। When we open or close the switch, then there will be change of current which causes to change magnetic field of the coil, and as a result the magnetic flux of the coil changes। The changing magnetic flux produces the induced EMF in it। तो मतलब करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर वो बता रहा है कि जी करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज वेरिड विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल एंड द फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल P and magnetic flux of the coil S changes। The changing magnetic flux produces an EMF in it। The induced EMF and induced current will remain in the coil as long as magnetic flux through it changes। This is the basic principle of working of transformer। तो ये जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर भी हम कहते हैं ना कि ट्रांसफार्मर के सेंटर में वायर होती है जिसके साइड मतलब जो उसकी बेसिक असेंबली है उसके साइड्स पर आपने दोनों तरफ वायर अटैच की होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने की वजह से फील्ड चेंज होती है, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है और जिसके नतीजे में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो वही बात उसने हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करके बताया कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट आपकी बुक जो पेज नंबर 237 है, जहां तक मैंने रीड किया, इसके बाद उसने आपको इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट्स बताए हुए हैं। मैं इनको बुक से रीड कर देती हूँ, आपने ये रिजल्ट्स याद कर लेने हैं। इनमें वो आपसे कह रहे हैं कि जी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस। तो हमने ये बात बार बार की कि ईएमएफ तब भी इंड्यूस होगी जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कह रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कैन नॉट प्रोड्यूस ईएमएफ, द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक ही बात को डिफरेंट वर्ड्स में रिपीट किया जा रहा है। हमने भी यही बात की है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तो फिर ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने बार बार ये बात की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे EMF का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए इसके फॉर्मूले में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF इसके इंडिपेंडेंट है।
कह रहा है इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, वहां से अगर आप वैल्यू लें तो I इज इक्वल टू V बाय आर या E बाय आर बनता है। तो फिर जो इस EMF के इंड्यूस होने की वजह से सर्किट में करंट इंड्यूस होता है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर कह रहा है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर चेंजेस इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज प्रोड्यूस बट इंड्यूस्ड करंट ओनली फ्लो व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो फिर EMF इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तो फिर वहां से करंट फ्लो करेगा, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो फिर वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है वो हमें इसी टॉपिक में फर्दर उसने बताया है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट जो कि हमने अभी 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं ना, इन्हीं तीनों एक्सपेरिमेंट्स के रेफरेंस में, यानी तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं से वो हमें बता रहा है कि इंड्यूस्ड EMF के फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहां से देख के हम ये कह सकते हैं ना कि इंड्यूस्ड EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर 2 आप यहां से कह सकते हैं कि जी EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और ओपन कर दें ना तो फिर E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई होता है B A cos थीटा डिवाइडेड बाय T। तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि जी इंड्यूस्ड EMF डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया पे। तो फिर हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो ये हो जाएगा कि EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसी इक्वेशन से हम यूं भी कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 या फैक्टर नंबर 4 ये भी हो सकता है कि EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, अच्छा इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और ओपन कर लें तो हमारे पास हो जाएगा n डेल्टा B। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह अगर मैं मतलब D से रिप्रेजेंट कर लूं तो डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो देखें आपको पता है D बाय T जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है NBLV। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर भी बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड पर भी बात कर ली, तो फिर EMF किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगी और वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट पे भी डिपेंड करेगी कि आपने मैग्नेट को या कॉइल को जिस वेलोसिटी से मूव किया है। तो 4 के बाद जो मजीद 5वां फैक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जी EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर और छठा ये हो जाएगा कि जी EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। सो टोटल ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। बेसिक इक्वेशन ये थी, इसी इक्वेशन को हम ओपन करते गए डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाकर जो भी इसके अंदर यूज हो रहे थे, तो फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास ये डिफरेंट 6 फैक्टर्स आए, लेंथ, वेलोसिटी, इसके अलावा हमारे पास B, इसके अलावा हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल, फिर नंबर ऑफ टर्न्स और फिर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इंड्यूस्ड EMF है स्टूडेंट्स वो इन 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। अगर हम इसको समराइज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देन आपने देखना है स्टूडेंट्स के फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। फिर आपने अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि फैराडे लॉ आपको ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स पे और मैग्नेटिक फ्लक्स पे। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने का जो आंसर है उसके लिए हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा कि कॉइल या मैग्नेट को मूव करें, उनकी जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा।
या आप अगर एक कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर उनकी रिलेटिव मोशन से फ्लक्स चेंज होगा। या हमारे पास एक कॉइल के अंदर जो आपने स्विच या की लगाई हुई है उसको ओपन या क्लोज करने की वजह से करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो है वो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोवाइड करेगा। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें हमने तरीके देखे थे कि फ्लक्स को कैसे चेंज करते हैं। और लास्टली फिर हमने फैक्टर्स देखे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे जो हमारा अगला टॉपिक है लेंजेस लॉ, जो बेसिक हमें ये बता रहा होता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस है इसके फॉर्मूले में जो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लेंजेस लॉ में बेसिकली उस ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो फिनोमेना है कि वो डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे होती है, क्यों होती है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।